एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और जिसमें पहला सवाल हमारे इंटरव्यू के लिए बन सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो इस पर मैंने ये नोट्स भी सामने हैं, और ये नोट्स आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो हम बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। ये एक व्यापक नीति है, ये एक ब्रॉड पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना बनाना है। क्या है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कैसा बनाना है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी के अनुरूप बनाना है। अनुरूप का मतलब ये हुआ कि भाई आज कंप्यूटराइज जमाना है, और आज हमें भारत को ग्लोबल लेवल पर अपने आप की पहचान स्थापित करना है। भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनना है। भारत को अपने आर्थिक रूप से संपन्न देश के रूप में बनना है। हमारा वर्तमान में लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित देश बनना है। तो सबसे पहले काम आएगा आपका एजुकेशन, और यदि एजुकेशन पॉलिसी आपकी सही है, सही दिशा में है, तो निश्चित ही भारत को नॉलेज हब बनाने में हमें मदद मिलेगी। क्या बनाने में? नॉलेज हब। ग्लोबल लेवल पर नॉलेज हब का लक्ष्य प्राप्त करने में हमें इस एजुकेशन पॉलिसी से मदद मिलेगी। ठीक है, अगली बात, इस पद्धति से और क्या फायदा मिलने वाला है, तो 3-4 पॉइंट विशेष करके ध्यान देना है। रटंत प्रणाली को हटाकर स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच और रिसर्च तथा इनोवेशन पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। 4 पॉइंट विशेष करके ध्यान रखना। कौन से पॉइंट बोले? इस एजुकेशन पॉलिसी से रटंत प्रणाली को समाप्त करना। रटंत प्रणाली का मतलब क्या हुआ? हम रात को पढ़ते हैं, ज्यादातर जितने भी लोग अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अधिकांश लोगों ने ऐसा किया होगा, 1 या 2 दिन या 5 दिन पहले हमने पढ़ना शुरू किया, और रात भर में 5 से 10 सवाल हमने निकाल लिए, और ज़्यादातर उन्हीं सवालों को बहुत अच्छे से तैयार करके वहाँ गए। हमारे 4 सवाल या मतलब 50% या 40% 80% के आसपास सवाल बैठ जाते हैं, और उन्हीं को अपने हिसाब से हम मैनेज करके लिख के आ जाते हैं, और उसी पे हमको नंबर आ जाते हैं, और वापस दूसरे दिन भूल जाते हैं। कभी हम वो चीज़ें याद नहीं रखते हैं, इसलिए यह रटंत प्रणाली हो गई। तो अब क्या किया जाए? इस रटंत प्रणाली से क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। इस रटंत प्रणाली से हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इससे हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटेटेड नहीं बन पाएगा। मतलब ह्यूमन तो है, लेकिन उसको रिसोर्स के रूप में परिवर्तित करना है ना। मानव तो है, लेकिन मानव को संसाधन बनाना है, और ये संसाधन एजुकेशन से ही संभव है। और उस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही इस मानव को, मतलब इंसान को या युवाओं को स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन यदि दे दिया जाए, तो निश्चित ही हमारे देश को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी आसानी होगी, है ना। तो क्या क्या पॉइंट है? रटंत प्रणाली को हटाना, उसके जगह पे क्या करना? स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, मतलब आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, शोध मतलब रिसर्च, और नवाचार मतलब इनोवेशन पर आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इस नीति में पॉइंट लिखना, 2-3 पॉइंट और। इस नीति में असेस का मतलब पहुंच, सभी लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, जहां जो चाहते हैं वहां तक। तो असेस करना, इक्विटी को उपलब्ध करवाना, उसके बाद में मतलब सभी तक पहुंचाएं। उसके बाद में
क्वालिटी मतलब एजुकेशन कैसी हो, क्वालिटी वाली। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि भाई सबको अफोर्ड कर सके, फाइनेंशियल तरीके से अफोर्ड कर सके, इस प्रकार से शिक्षा उसको मिले। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने पर आधारित एजुकेशन को प्राप्त करना है या प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य है भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना है। आपसे एक सवाल पूछा जाए, एक पॉइंट लिखना सभी लोग, कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य क्या है। तो एक लाइन में जवाब देना सीधा, लंबी चौड़ी कुछ भी बात नहीं बोलना है। क्या बोलना है? भारत को इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज हब के रूप में प्रस्तुत करना है। खत्म बात। लिखा सबने? दूसरी बात आ जाती है, एक पॉइंट तो ये बता दिया, दूसरा पॉइंट एक और अपने से जोड़ेंगे अपन। क्या एक पॉइंट और लिखोगे? भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाना है। कौन सा देश? विकसित देश बनाना है। और हम चाहें तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु की भूमिका निभाता रहा है और अब समय आ चुका है कि भारत को फिर से विश्व गुरु की अपनी उपाधि या पदवी फिर से प्राप्त हो सके, इसके लिए इसको नॉलेज हब के रूप में प्रस्तुत करना। ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, थोड़ा रोचक आंसर हो सकता है। बात समझे क्या सभी लोग? जी सर। बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट, ये तो लक्ष्य वाली बात बता दी। अब आए हैं उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। उद्देश्य, एक मिनट परमिशन दे देता हूं। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से उद्देश्य हैं उसकी बात करते हैं। तो कोर ऑब्जेक्टिव, क्या क्या हमारे उद्देश्य है, एक 5 कोर ऑब्जेक्टिव है इसके, इस एजुकेशन पॉलिसी के, जिसमें है पहला, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। होलिस्टिक का मतलब संपूर्ण और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना, हिंदी में लिख सकते हैं आप। संपूर्ण, होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण, मतलब सभी प्रकार की। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक एजुकेशन उपलब्ध कराना। इसका मतलब समझना, आप लिख लिया होगा पॉइंट। मतलब समझिए कि हमें एजुकेशन के अंदर न केवल एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जैसे मेरे को भूगोल विषय है तो न केवल भूगोल का नॉलेज हो, भूगोल के साथ में इन्वायरमेंट का नॉलेज भी हो, इन्वायरमेंट के साथ में भूगोल का नॉलेज हो, उसके साथ में इन्वायरमेंट का नॉलेज भी हो, उसके साथ में मुझे इकोनॉमी का नॉलेज भी हो, मुझे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज हो, इंटरनेशनल बिजनेस का नॉलेज हो, व्यापार का नॉलेज हो, ट्रेड का नॉलेज हो, इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे नॉलेज हो किसका? इथिकल रूल्स क्या है, सिविक सेंस का नॉलेज हो। सिविक सेंस, आप जापान में चले जाइए, वहां लोगों के पास में सिविक सेंस जबरदस्त है। कहां
कचरा नहीं डालना है, उस कचरे को कहाँ डालना है, आपको कौन सी लेन में चलना है ना, जो अपने सड़क के रूल्स हैं वो कैसे फॉलो करना है, किसी भी प्रकार के रूल्स को नहीं तोड़ना है, कहाँ पे पोल्यूशन मतलब किस प्रकार से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार के सिविक सेंस को भी, तो इन्वायरमेंट का भी नॉलेज हो, सिविक सेंस का भी नॉलेज हो, ग्लोबल नॉलेज भी हो, पॉलिटिकल नॉलेज भी हो, इसको बोलते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, आपकी फिलोसॉफिकल नॉलेज भी हो, आपके आलोचनात्मक थिंकिंग मतलब सोच डेवलप हो। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल, सभी प्रकार की चीजें आपको आपके पास में सोच कर मतलब सोच समझने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास जैसे टेक्निकल हैं तो टेक्निकल नॉलेज है, तो उस टेक्निकल को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना सबको, लेकिन उतना पता हो कि भाई इस टेक्निकल नॉलेज से किस किस को फायदा होने वाला है, क्या क्या फायदा होने वाला है और मैं कैसे इसका फायदा उठा सकता हूं। होलिस्टिक नॉलेज। एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। जापान में हर बच्चे को पता है कि भूकंप आते हैं तो उससे बचना कैसे है। जापान के, जर्मनी के, यूरोप के बहुत सारे देशों के लोगों को पता है कि यदि कहीं पर आग लग जाती है किसी भवन में, कट कट कर किसी को ऐसा ना हो, लेकिन कहीं लग जाती है तो उससे बचना कैसे है, उससे बचना कैसे है। और इसका एक एग्जांपल बताऊं। एक कहां की घटना है, किसी होटल में आग लग गई थी, वहां पर सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भारतीयों की थी। पता है क्यों? क्योंकि उनको बचना नहीं आता था, लेकिन जापान और जर्मनी के लोग उसमें सबसे ज्यादा बचे थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि जब भी ऐसी कहीं घुटन हो जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, वहां पे क्या करना है आपको, गीला कपड़ा, सूती कपड़े को गीला करना है और उसको अपने नाक पे लगा देना, मुंह पे लगा देना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कार्बन जो है ना वो गीले कपड़े में रुक जाएगा, और सांस जब हम ले रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कण तो गीले कपड़े में रुक गए और ऑक्सीजन प्रॉपर आपके बॉडी के अंदर आ जाएगी। धुआं हुआ वहां पे, आग किसी और जगह पे लगी, उसी होटल के अंदर की बात थी ये कहीं की, लेकिन उसमें बहुत सारे, लेकिन भारतीयों को तो नहीं सिखाया गया ये बात। सिखा देंगे स्कूल में? नहीं। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी में होलिस्टिक एजुकेशन की बात कही। होलिस्टिक का मतलब समझ गए? अब आपदा से भी कैसे बचना है हमको, है ना। हमारे पास फिलोसॉफिकल नॉलेज भी हो, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, हमारे पास नैतिक ज्ञान भी हो, हमारे पास में समाज शास्त्र का ज्ञान भी हो, तो राजनीति शास्त्र का ज्ञान भी हो, तो हमारे पास में कौन सा, व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। इस प्रकार से होलिस्टिक एजुकेशन की बात कही। ठीक है, बात क्लियर। दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात कही गई है। क्रिटिकल थिंकिंग जो अभी बोल ही रहा था मैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिसर्च, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। क्या करना है? रिसर्च, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। मतलब आप कुछ भी यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पहले रिसर्च करो। जैसे मुझे पढ़ाना है कोई चैप्टर, तो मैं 10 जगह से क्या करूं, मैटर को पढ़ूं, उस पर रिसर्च करूं, एनालिसिस करूं, और उसके बाद में फिर क्या करूं, उसको मैं पढ़ाऊं। ये हो गया मेरे रिसर्च। मुझे रिसर्च करना है किसके ऊपर? मुझे रिसर्च करना है कि जैसे मैंने प्लान बनाया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है या मुझे सिखाना है, कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन कौन क्या क्या सिखा रहा है, कैसा है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में सारे सब्जेक्ट का नॉलेज लेके फिर मेरे को उसको पढ़ाना है। तो क्या हो गया मेरा पूरा रिसर्च। मुझे सेल करना है, कोई प्रोडक्ट की सेल करना है,
तो उसके अंदर मैं पूरा रिसर्च करूं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, किसके लिए डिमांड है, कितने उम्र के लोगों की डिमांड है, कौन से क्षेत्र में डिमांड है, इसकी प्राइसिंग क्या चलेगी, क्या ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, इसको ऑफर क्या चलेगा, इसको किस प्रकार से इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है, इसको सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेल बढ़ेगी तो इसके किस प्रकार से लोगों की हेल्प होगी, वो हमें इसके अंदर बताना है। तो ये सारी प्रकार का नॉलेज, तो इसको बोलते हैं क्या, रिसर्च। चाहे ये रिसर्च किसी भी साइंटिफिक फील्ड का हो सकता है, चाहे सोशोलॉजी के अंदर रिसर्च हो सकता है, चाहे हिस्ट्री के अंदर हो सकता है, चाहे ज्योग्राफी के अंदर हो सकता है, चाहे कॉमर्स के अंदर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च के आधार पे हमें एजुकेशन प्राप्त करना, फिर इनोवेशन लेके आना, नयापन लेके आना उसके अंदर। जैसे आप लोग कुछ क्रिएट, और साथ में एक पॉइंट वो लिखा है क्रिएटिविटी। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्रिएटिव काम कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तो आपने बुक लिख लिया, आपके पास में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप अपनी हॉबी से रिलेटेड अपने ब्लॉग या बुक लिख रहे हैं। ये क्या हुई, क्रिएटिविटी एजुकेशन। बताओ, इसी प्रकार से यदि बच्चों को कॉलेज में सिखा दिया जाए तो वो भी क्रिएटिव बन जाएंगे और बनेंगे। तो ये ही हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। और चौथा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एबिलिटी को डेवलप करना। क्या पॉइंट है चौथा, स्किल डेवलपमेंट और स्किल का डेवलपमेंट करना और एम्प्लॉय एबिलिटी को बढ़ाना। मतलब हमारे कॉलेज से यदि बच्चे निकलते हैं तो निकलने से पहले वो क्या बन जाए, एम्प्लॉयमेंट को हाथ में ले ले, मतलब रोजगार प्राप्त कर ले। रोजगार प्राप्त कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल होगी, स्किल होगी तो निश्चित ही वो अपना कार्य खुद से कर सकते हैं। मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगा तो निश्चित ही एम्प्लॉय एबिलिटी को डेवलपमेंट भी होगा। एक और लास्ट पॉइंट है इंडियन नॉलेज सिस्टम और ग्लोबल आउटलुक को बढ़ावा देना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देना। इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसा है, तो हमारी भावना कैसी है, पर्यावरण के प्रति संतुलित भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, जियो और जीवन देने का भाव, जियो और जीने दो का भाव। जीने ही नहीं दो, इससे भी बढ़ के आगे का कॉन्सेप्ट है, जियो और जीवन दो। ये भारतीय संस्कृति सिखाती है हमको। हम पक्षियों को दाना क्यों डालते हैं, क्योंकि हम इसी पे विश्वास करते हैं कि जियो और दूसरे जीवों को जीवन दो। मतलब उनको जीने दो नहीं, जीने दो तो जीने दो में थोड़ा सा ये हो जाता है, तुम तुम्हारे हिसाब से जियो, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। लेकिन जीवन दो का मतलब मैं दूसरों के जीवन में सपोर्टिव बन पाऊं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अपन इंटरव्यू में बोल सकते हैं। ग्लोबल हब डेवलप करना है। ये हमारे क्या थे, ये सारे 5 पॉइंट बताए मैंने, क्या थे ये सब, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। ठीक है, अब इसके अंदर एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं, तो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रावधान। कौन कौन से हायर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रावधान है, तो पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि बहुविषयक नॉलेज को बढ़ाना। और एक और, पहले क्या होता है, जिसने आर्ट्स से 12वीं कर ली वो कॉलेज में कॉमर्स नहीं ले सकता है, साइंस नहीं ले सकता है। तो ये जो बाउंडेशन है ना, इसको खत्म करना, पहले तो इस बाउंडेशन को खत्म करना है। दूसरा क्या करना है, जो साइंस वाला बंदा है उसको यदि आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो साइंस के साथ एक साइंस सब्जेक्ट साइंस का हो गया, बाकी वो सब्जेक्ट आर्ट्स के ले सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है,
दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यदि किसी का कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी सब्जेक्ट साथ में हो सकता है, या कोई साइंस में लिए आया है लेकिन साथ में एक कॉमर्स का सब्जेक्ट रख ले, क्योंकि बिजनेस कर सकता है ना वो। क्या साइंस वाले लोग बिजनेस नहीं करते हैं क्या? क्या आर्ट्स वाले लोग बिजनेस नहीं करते हैं क्या? बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिजनेस नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, बिजनेस को छोड़ो, पैसा नहीं कमाता है, कौन ऐसा? ऐसा कोई हो नहीं सकता है? पैसा कमाना सबके लिए है, तो फिर उसको पैसे कमाने का नॉलेज कहां से आएगा? थोड़ा बहुत या पूरा कॉमर्स के सब्जेक्ट से आएगा। अच्छा, पैसा आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये कौन सिखाएगा? कॉमर्स सिखाएगा। बैलेंस शीट कैसे बनाना है, कहाँ से आए कहाँ से व्यय हुआ, कैसे कैसे उसको सेट करना, कैसे जीएसटी लगेगा, ये वो सारे सब्जेक्ट, सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? हमको कॉमर्स सिखाएगा। तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? आर्ट्स वाले को कॉमर्स का नॉलेज भी हो और कॉमर्स वाले को साइंस का नॉलेज भी हो, आर्ट्स वाले को साइंस का नॉलेज भी हो और साइंस वाले को समाजशास्त्र का नॉलेज भी हो। पता लगा वो फिजिक्स से वो केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया आती है, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं होने के कारण समाज के अंदर अपना जीवन बेहतर नहीं बना पा रहा है। आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब ऊंचे ऊंचे सफल लोग भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है। आज एक अखबार में पढ़ा है, एक शिक्षक ने जो कि शायद 1 महीने बाद में रिटायर होने वाले थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका कहना था कि हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारा प्रेशर है, टीचर, हेडमास्टर, और जो भी उसने अपने लिखा उससे नोट में, सुसाइड नोट में, कि हेडमास्टर को लपेट लिया उसके अंदर, बेचारे उसकी भी कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ भी। बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास सोशल नॉलेज नहीं है, व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। हम केवल क्या है, किताबी नॉलेज हमने प्राप्त किया है, जबकि कोई भी एक सब्जेक्ट का नॉलेज पहले लिया है। तो अब हमें मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात कही जा रही है, ताकि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की कठोर सीमाओं को समाप्त करना है और सभी एक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सके। इंजीनियर का छात्र जो है वो ह्यूमैनिटीज मतलब समाज के नियमों को भी जान सके, समाज शास्त्र को भी समझ सके। ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला डेटा साइंस को भी नॉलेज रखे, तो इन्वायरमेंट का स्टडी का भी नॉलेज रखे, साथ में कॉमर्स का भी नॉलेज रखे। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। हेलो, बात समझ में आ रही क्या लोगों को? अरे सभी लोग हैं? यस यस सर। जी सर। ओके। तो ऐसे फ्लो में आप लोगों को बोलना है, तो कुछ तो नोट्स में प्रोवाइड करवा दूं आपको, और उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना है बोलने की। सवाल क्या क्या बनेगा वो मैंने अभी बताया है, किसके ऊपर का क्या सवाल बन सकता है उसके आधार पे। जैसे आप सवाल बनता है, एमई क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी में एमई क्या है? एमई का मतलब होता है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट क्या है? यह आपसे पूछा जाए कि बताइए 2020 एजुकेशन पॉलिसी में विशेष क्या है, क्या नयापन है, तो हमें उद्देश्य बता देना है, ऑब्जेक्ट्स बता देना है हमको, साथ में लक्ष्य तो बता ही देंगे अपन, और फिर बता दें ये एमई मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट मतलब समझना। एक अभी क्या होता है, अभी तक मतलब क्या होता रहा है, 1 साल की डिग्री की और सेकंड ईयर नहीं पढ़ा तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। 1 साल पढ़ाई किया, सेकंड ईयर की पढ़ाई नहीं किया, थर्ड ईयर की पढ़ाई नहीं किया, जब तक थर्ड ईयर की एग्जाम नहीं दिया, भले पढ़ाई किया हो थर्ड ईयर की, एग्जाम नहीं दिया हो तो वो किसी का मतलब 12वीं पास कहलाता है बंदा, 12वीं पास केवल, क्योंकि उसके पास में मार्कशीट केवल 12वीं की है। अब क्या सिस्टम आएगा 2020 एजुकेशन पॉलिसी के तहत, फर्स्ट ईयर यदि उसने किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये देखो, 1 साल की यदि उसने कॉलेज में पढ़ाई किया है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा,
2 साल की पढ़ाई किया तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल की पढ़ाई कर दिया तो उसको बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। 3 साल की बैचलर डिग्री है, लेकिन 4 साल की पढ़ाई कर लिया है तो बैचलर के साथ साथ रिसर्च की भी उसको डिग्री दी जाएगी या उसे प्राथमिकता दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा साथ में, क्या डिग्री एंड रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसको। अच्छा, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये भी हुआ है कि आपने 1 साल पढ़ाई इस साल कर लिया और 2 साल पढ़ाई नहीं करना है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि नहीं पढ़ी कर पा रहे, मत करो, चलो एक डिप्लोमा तो मिल गया आपको, लेकिन 2 साल बाद आए और फिर से सेकंड ईयर से पढ़ाई शुरू कर दिया, थर्ड ईयर से फिर से कर दिया, सेकंड ईयर तक पढ़ाई किया, फिर 2-3 साल बाद नहीं, 2-3 साल तक नहीं किया, फिर 2-3 साल बाद फिर से शुरू कर दिया आपने। इस प्रकार से हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। एग्जिट का मतलब हम कैसे भी निकल सकते हैं, हम चाहे सेकंड ईयर से निकलेंगे तब भी अपने पास में डिप्लोमा होगा, हम थर्ड ईयर से निकलेंगे तब भी हमारे पास डिग्री होगी, हम फर्स्ट ईयर से भी निकल गए तब भी हमारे पास सर्टिफिकेट होगा। निकल गए ना, बाहर निकल गए, नहीं करना हमको आगे, तो मल्टीपल एग्जिट की परमिशन देता है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ये बात? ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमको ये सिखाती है। जी सर। अगला, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में के एंगल से यदि बात किया जाए तो डिप्लोमा कम होगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। क्या बोल सकता है, एक लाइन में हम बोल सकते हैं किससे? मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट से क्या फायदा होने वाला है? कभी सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे हम लोग? तो पहले तो बोलेंगे कि आज के समय में यह एजुकेशन पॉलिसी विषय केंद्रित नहीं है, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, लर्निंग सेंट्रिक होगी या लर्निंग ओरिएंटेड होगी। मतलब सिखाने को प्राथमिकता दी जाएगी, विषय के ऊपर पकड़ बने पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि विषय तो है ही है, साथ में आपको अपनी लर्निंग, आपने सीखा क्या, विषय पढ़ना एक सामान्य एक अलग बात है, लेकिन आपने सीखा क्या उस पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। जैसे एक बात बताओ, सोशल साइंस कोई पढ़ रहा है ना, सोशल साइंस में संस्कार पढ़ रहे हैं, तो संस्कारों पढ़ने के बाद में कहीं खड़े होकर आदमी बोल सकते हैं कि संस्कार कितने होते हैं? कहीं आदमी खड़े होकर बोल सकता है कि विवाह के कितने प्रकार हैं? अच्छा, बोल तो देगा, लेकिन उनमें कौन से लाभदायक हैं, कौन से समाज के लिए अनुकूल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से समाज में कौन से वाले विवाह चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं, और उनका महत्व क्या है, किस प्रकार से उस विवाह के संस्कार को लगातार बनाए रखने जाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, कौन कौन से प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आज समाज में कौन सी समस्या है, चाहे वो कॉमर्स पढ़ाओ, चाहे साइंस पढ़ाओ, चाहे आर्ट्स पढ़ाओ, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन समाज के अंदर समस्याएं हैं, बढ़ रही है। कौन सी वाली समाज के अंदर समस्याएं बढ़ रही है? और यदि वो समाजशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी भी यदि वो ढंग से समाजशास्त्र के समाज के नियमों को फॉलो नहीं कर पाया, तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, हमारा उस सब्जेक्ट को। समस्याएं बढ़ रही है, कौन सी? नंबर 1, तलाक की समस्याएं बढ़ रही है। फिर कौन सी बढ़ रही है? तो समाज के अंदर वृद्धों की समस्याएं में कन्वर्ट हो गई, वृद्धों की संख्या बढ़ी। तो वृद्धों की समस्या किस रूप में आई कि वृद्धों के पास में कई सारे प्रकार की समस्याएं आई है, और उनके साथ उन्हें अनाथालय में स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो वृद्धों की एक अपनी अलग से, क्योंकि हमारे देश में जैसे जापान में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा समझते हैं ना आप लोग? जीवन प्रत्याशा समझते हैं? जीवन की कुल उम्र में वृद्धि होना। बताइए, भारत में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? तो हो रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है हमारे यहाँ। और जब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो वृद्धों की संख्या बढ़ेगी, वृद्धों की संख्या बढ़ेगी,
तो बताओ उनके लाइफ को मैनेज करने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और यदि बहुत सारे लोग यदि सिंगल न्यूक्लियर फैमिली है, या एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, और वो कहीं बाहर जाके अपना जॉब करने लगे, तो बताओ वृद्ध लोगों का मतलब माता पिता जो जिनके वृद्धावस्था हैं, बताओ उनको कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रहेंगे, खुद से काम नहीं कर पाए तो उनको फिर अनाथ इसमें वृद्धाश्रम में रखा जाएगा। और जब वृद्धाश्रम में रखा जाएगा तो फिर आपके सोशल रूल्स जो है वो सब कहाँ जाएंगे। बच्चों को एक पीढ़ी पहले का नॉलेज नहीं मिल पाएगा, नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे अनुभव वहीं रह जाएंगे और बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने देखा होगा पहले हमारे दादा दादी नाना नानी क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे, किसको, बच्चों को। लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो अब बताओ दादा दादी कहीं और जगह रहते हैं, माता पिता कहीं और जगह रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमारी एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना है। मतलब जो भी हम सीख रहे हैं उनको उस प्रकार से सीखना है या पढ़ना है, उसकी लर्निंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि ताकि वो हमारे जीवन में काम आए, लाइफ में काम आ पाए। हाँ, अगला पॉइंट ये है कि 4 साल का यूजी प्रोग्राम कर दिया गया है विथ रिसर्च। मतलब क्या संशोधन किया है हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी में, 4 साल का क्या कर दिया है, यूजी प्रोग्राम, मतलब अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया गया, जिसमें चौथे साल में क्या किया जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, पब्लिकेशन की तैयारी की जाएगी। पब्लिकेशन मतलब जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया उसके ऊपर जो भी आपने रिसर्च किया, लिखा, उसका पब्लिकेशन करना है, प्रकाशित करवाना है। और पीएचडी के लिए डायरेक्ट एंट्री का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया, रिसर्च। जैसे पहले एमफिल हुआ करती थी, पहले क्या हुआ करती थी, एमफिल। आजकल पिछले कुछ समय से एमफिल लोग करते ही नहीं है। एमफिल क्या था, रिसर्च का एक तरीका था ताकि पीएचडी पीएचडी से पहले की स्थिति तैयार हो जाए। और यदि अब क्या किया जा रहा है, अब भी इसी प्रकार का चौथे साल में जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, और जिसको प्रोजेक्ट डिसाइड किया उसके ऊपर रिसर्च करना है। तो रिसर्च करोगे तो आपको पीएचडी के द्वार भी खुल जाएंगे, पीएचडी भी समझ में आ जाएगी ऐसे ऐसे करना है। और जो उस साल में आपने प्रोजेक्ट बनाया है वह आपको स्किल्ड पर्सन बना सकता है या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कॉमर्स वाले लोग हैं, अब कॉमर्स वाले लोग हैं या इकोनॉमिक्स वाले हैं, अब उन्होंने कोई भी एक प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करो। जैसे मान लें हमें विदेशियों को विदेश में अपने निर्यात को बढ़ावा देना है, अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो, कैसे बढ़ावा दे, कौन कौन से प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। या कोई एक प्रोडक्ट दे दिया है कि भाई आपके पास में मसाला एक प्रोडक्ट है और इसका हम कैसे विदेशियों को निर्यात बढ़ा सकते हैं, बताओ, प्रोजेक्ट बना के बताओ। ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में बता दिया जाए कि हमारे सॉइल की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपने पूरा ज्योग्राफी पढ़ा है, लेकिन सॉइल के ऊपर किस प्रकार से हम कार्य करेंगे जिससे उसमें उत्पादकता बढ़ाई जा सके, उत्पादकता की समस्या जो है उसे समाप्त किया जा सके। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से हमें जो 4th ईयर है उसमें हमें ये कार्य करना है। कौन से कार्य करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, और जो रिसर्च हमने तैयार किया उसके पब्लिश करना है, मतलब पुस्तक के रूप में, रिसर्च थीसिस के रूप में प्रकाशित करवाना है। और फिर इससे हमारे पीएचडी का रास्ता भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है, इसके आंसर मैं कल दूंगा आप लोगों को। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये क्या है, इसके बारे में कल डिटेल में अपन बात करेंगे। एबीसी क्या है, कल बात करेंगे। एनआरएफ कल, ये इस पे भी कल चर्चा करेंगे। उसके बाद में आएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बदलाव क्या किया गया है, मतलब पढ़ाने में और पढ़ने में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, इसको भी हम कल देखने वाले हैं।
ठीक है, तो और भी जो मैटर हैं ये हम कल चर्चा करेंगे। आज का